हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने नरेशन को जितना पढ़ा, आज हम ठीक उसी के आगे से जानेंगे। अब तक नरेशन में आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। असर्टिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों सेंटेंसेज, इन दोनों सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दो सेंटेंस तैयार होंगे। अब अगला सेंटेंस जो आता है वह इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस, तो आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब होता है कि कोई ऐसा वाक्य जिससे हम सलाह, आदेश या निवेदन के बारे में बात करते हैं, या उस निवेदन, आज्ञा, सलाह, निवेदन का बोध होता है, हम उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक जो विशेष चीज ध्यान देने वाली चीज है, वह विशेष यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू, मतलब कि वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है, और इसमें कर्ता नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट वह यू होता है, वो हमेशा छिपा हुआ होता है, उसको कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जैसे कम हियर, गो देयर, ईट फूड, ड्रिंक वाटर, या ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द डोर, या एनीथिंग व्हाट एवर यू कैन थिंक। लेकिन वाक्य की जब भी शुरुआत होगी तो उस वाक्य की शुरुआत हमेशा मुख्य क्रिया से वाक्य की शुरुआत होती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के तहत, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि नरेशन जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट दो पार्ट में होता है, एक रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टेड, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जैसा कि आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में, नरेशन में आप शुरू से अंत तक जितना भी पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के कहीं से भी हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में कभी, मतलब सिर्फ उसी में परिवर्तन करते हैं, और बाकी रिपोर्टिंग स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, सिर्फ उसी में परिवर्तन करेंगे। तो एक विशेष बात यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा कि असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस के बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। असर्टिव में पढ़ा और उसके बाद इंट्रोगेटिव में पढ़ा, और इंट्रोगेटिव पढ़ने के बाद आज हम इंपरेटिव पढ़ने की राह पर हैं। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते समय हम इसके पहले एक चर्चा ये करेंगे, विशेष चर्चा, कि नरेशन में आप जब कभी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय जो पहली प्राथमिकता आपकी होगी वह रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने से पहले आप विशेष रूप से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में आपने टेल किया था और टेल्स किया था और इसके बाद टोल्ड किया था। इसमें एक जानकारी मैं और बताना पसंद करूंगा कि असर्टिव सेंटेंस में जब से टू होता है तभी टेल करते हैं। मतलब कि से टू के बाद, अगर मतलब से के बाद, मतलब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो हम टेल नहीं करेंगे, बल्कि से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। और लेकिन जो बाकी के जितने आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, उस दौरान ऑब्जेक्ट न होने पर भी उसको आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम आते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहां पर भी सेम प्रक्रिया घटित होती है। अगर वाक्य को हम देख रहे हैं तो वाक्य इसमें तो कर्ता के अनुसार यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच, करता नहीं बल्कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करते हैं। अगर मैंने आपको पहले ही बताया इसमें से एक तो आदेश का बोध होता है, एक निवेदन का बोध होता है और एक यहां पर सलाह का बोध होता है। ये तीन चीजें बोध होती हैं, जिसको हम इसे ऑर्डर कहते हैं, इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं, इसको हम एडवाइस कहते हैं। अब एडवाइस के बाद सजेस्टेड का भी प्रयोग होता है या तमाम प्रकार की चीजों का प्रयोग होता है। हम फिलहाल मात्र इन्हीं तीन मुख्य के बारे में बात करते हैं। और अगर आप और कोई सजेस्टेड न प्रयोग करके, इंक्वायर न प्रयोग करके और कोई शब्द न प्रयोग करके मात्र अगर वाक्य को आप समझते हुए ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस सिर्फ करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। तो वाक्य में जब भी हम जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस से अगर आदेश का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच से अगर निवेदन का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच से अगर सलाह का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को हम एडवाइज में बदलेंगे। एक ये आपको याद रखना है, एक फैक्टर। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा हटाने की जहां तक बात आई, असर्टिव सेंटेंस में आपने डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहां पर आपने रखा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया। और यही चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप आए तो वहां पर आपने इफ या वेदर का प्रयोग किया या वही क्वेश्चन वर्ड जो था उसी को कंजक्शन बना दिया जाता है। उसके बाद अब जब आप जब इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय आप वहां पर एक विशेष कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और वह होगा टू, वह कंजक्शन होगा टू। तो आपको ये बात याद रखना है। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप वीडियो को रोककर नोट्स भी बना सकते हैं। एक नोट्स को आप अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं और उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। अब इसके बाद हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं और इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे My father said to me, open the door. My father said to me, open the door. अब देखिए, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा दरवाजा खोलो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा दरवाजा खोलो। तो अब इसका मतलब कि मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया। वाक्य हल करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह सेंटेंस को समझने की बात है। अब आपका यह दिमाग निर्भर करता है कि आप सेंटेंस को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। कि पिताजी ने कहा दरवाजा खोलो तो आप निवेदन भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मानवता के तौर पर जो एक नियम बना हुआ है, संस्कार जो बना हुआ है, जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पिताजी आदेश ही देंगे, वह निवेदन नहीं करेंगे। अगर वो निवेदन भी कर देते हैं तब भी हम उसको निवेदन नहीं मानेंगे, वो एक आदेश ही होगा। तब अब जब इससे ओपन दी डोर यह एक आदेश का बोध कराता है तो बंधुओं यहां पर माय फादर इतना करने में हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वहीं पर रखा जाएगा। सेड टू में आने के बाद यहां विशेषता होती है कि कहीं आपने टेल किया, कहीं टेल्स किया, कहीं टोल्ड किया, कहीं आस्क किया, कहीं आस्क किया, कहीं आस्क्ड किया। लेकिन अब और बहुत सी चीजें हैं जिसको मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप उनका भी
प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, जैसे इंक्वायर्ड और तमाम प्रकार के शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं भी करते हैं तो आस्क से ही काम चल जाएगा, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सेड टू जो है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा, उस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर इससे आदेश का बोध है तब आप यहां पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। माय फादर ऑर्डर्ड मी। मैंने कहा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग करेंगे और अब क्रिया की उसी अवस्था को रख देंगे, टू ओपन दी डोर। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन दी डोर। इसके बाद माय फ्रेंड said to me drive your car carefully. My friend said to me ड्राइव योर कार केयरफुली। अब देखिए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा ड्राइव योर कार, अपनी कार ड्राइव चलाओ, केयरफुली सावधानी पूर्वक, अपनी कार को सावधानी पूर्वक चलाओ। तो इससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि मेरा जो मित्र है वह मित्र मुझे आदेश दे रहा है, कि सलाह दे रहा है, कि मुझसे निवेदन कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक मित्र न आदेश दे सकता है और न निवेदन करेगा, वो सीधे सीधे यहां पर एक सलाह का बोध होता है। और जब सलाह का बोध होता है तब माय फ्रेंड अब सेड टू को हम कर देंगे एडवाइज। माय फ्रेंड एडवाइज मी और कंजक्शन टू, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। टू ड्राइव, योर सेकेंड पर्सन मी से बदला तो क्या हुआ, माई कार और केयरफुल। माई फ्रेंड एडवाइज मी टू ड्राइव माई कार, योर जो मी से बदलेगा यहां आकर माई हो जाएगा। अगले रूल्स में हम अगर देखते हैं, जैसे द बेगर सेड टू मी give me something to eat. The beggar said to me, give me something to eat. भिखारी ने मुझसे कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। गिव मी, मुझे दो, समथिंग, कुछ टू ईट, खाने के लिए। भिखारी ने मुझसे कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। अब यहां पर जब इसको परिवर्तित करेंगे तो द बेगर सेड टू का अब भिखारी कह रहा है, तो अब ये हमें देखने की बात है कि अगर वह भिखारी कह रहा है तो वह आदेश दे रहा है, निवेदन कर रहा है या सलाह दे रहा है। तो यहां जाहिर सी बात है, अगर वह कुछ मांग रहा है तो वहां पर निवेदन का बोध हो रहा है। द बेगर रिक्वेस्टेड, The beggar requested me to give me first person। बेगर से बदलेगा तो बेगर को हम ही मानेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव यहां हो जाएगा हिम, समथिंग टू ईट। The beggar requested me to give him something to eat। इस प्रकार से आप जो भी सेंटेंस पाइए उस पूरे सेंटेंस को आप सावधानी पूर्वक समझिए कि किस वाक्य से सलाह का बोध होता है, किस वाक्य से निवेदन का बोध होता है और किस वाक्य से आदेश का बोध होता है, और उसी के हिसाब से आप सीधा रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दीजिए और जिस प्रकार से हमने बदला है, और उसके बाद बाकी कंजक्शन शब्द टू रखिए, बाकी सेंटेंस को आप सॉल्व कर दीजिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इंपरेटिव सेंटेंस में यहां से नहीं हो रही होगी, ऐसा मेरी आशा है, ऐसी मेरी आशा है।
इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस के एक अगले रूल के बारे में सोचे विचार करेंगे। अब अगला जो रूल है, अगर वाक्य में कभी भी आपको कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो वाक्य में अगर वो शब्द आ जाते हैं तो उन वाक्यों से हम हमेशा यही प्राप्त करते हैं कि वे शब्द जो वाक्य में आए हैं, वे शब्द वे हमेशा निवेदन का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे उन सेंटेंसेज में हम ये पा सकते हैं, जैसे अगर किसी सेंटेंस में आया प्लीज, अगर ये शब्द आया प्लीज, या आ गया काइंडली, प्लीज काइंडली, या हमने किसी को कहा सर, या हमने कहा किसी को मैडम, तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसी न किसी व्यक्ति के सामने निवेदन कर रहे हैं। अगर इसका हम प्रयोग कर रहे हैं किसी वाक्य में, अगर यह किसी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के भाग में अगर ये शब्द आते हैं तो उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय उस वाक्य में हम इन शब्दों को जहां जिस वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त होंगे इन शब्दों को हटा देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बड़ी आराम से उसे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां मात्र रिक्वेस्टेड प्रयोग किया जाएगा। जैसे माई ब्रदर सेड टू हर प्लीज do your work. My brother said to her, please do your work. अब इसको जब बदलेंगे तो my brother said to का मतलब कि अब इसको परिवर्तित किया जाएगा। मैंने बताया कि अगर प्लीज काइंडली सर मैडम अगर इतने शब्द आते हैं तो इसका मतलब है कि वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। My brother requested her to, प्लीज को हम हटा देंगे, मैंने पहले ही बताया। to do your second person, हर से आएगा तो her work। My brother requested her to do her work। जैसे the student said, Sir, mark me present। The student said, Sir, mark me present। तब the student requested, Sir, अब हट जाएगा to mark him। मी फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट से बदलेगा, स्टूडेंट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां पर हिम आ जाएगा और मैस्कुलिन जेंडर, मार्क हिम प्रेजेंट। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू मार्क हिम प्रेजेंट। अब आगे लेते हैं, जिसे द ओल्ड मैन सेड काइंडली help me। The old man said kindly help me। अब यहां आया the old man said मतलब requested to help me, old man मतलब him। The old man requested to help him। इस प्रकार से मुझे आशा है कि अगर ये शब्द भी अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसके आगे का एक और रूल देखते हैं। जैसे अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। इंपरेटिव सेंटेंस, इस इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो डू नॉट से शुरू होते हैं, मुख्य क्रिया से
न होकर, मुख्य क्रिया से न होकर ये शब्द हमेशा डू नॉट से शुरू होते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर वाक्य में मित्रों निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव आ जाता है, तो वहां पर डू नॉट शब्द की शुरुआत वाक्य के पहले ही होगी। अब ऐसी वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के जो नियम होते हैं, वो दो नियमों के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सकता है। एक नियम तो ऐसा होता है, जैसे हम उदाहरण के दौरान देखते हैं, जैसे राम सेड टू श्याम डू नॉट किल द बर्ड्स। राम सेड टू श्याम डू नॉट किल द बर्ड्स। राम ने श्याम से कहा कि पक्षियों को मत मारो। अब जब ऐसी सेंटेंस हमको परिवर्तित करने के लिए मिल रहे हैं, जिस वाक्य की शुरुआत बंधुओं डू नॉट से हुई है, तो ऐसे सेंटेंस को परिवर्तित करते समय मैंने बताया दो रूल्स का प्रयोग करते हैं। एक रूल्स के अंतर्गत जिस प्रकार से इसके पहले वाला वाक्य हमने पढ़ा था कि अगर वाक्य से निवेदन का बोध हो तो रिक्वेस्टेड, आदेश का बोध हो तो ऑर्डर्ड, सलाह का बोध हो तो एडवाइज, इस प्रकार से हमने देखा था। तो उसी प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं एक प्रकार से, ऐसे जैसे राम सेड टू का हम एडवाइज कर देंगे, और एडवाइज हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह जो वाक्य है यहां पर राम श्याम से कह रहा है कि पक्षियों को मत मारो, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि राम श्याम को सलाह दे रहा है। जब राम श्याम को सलाह दे रहा है तो यहां पर हमको एडवाइज रखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद अब नंबर आया डू नॉट का, तो डू नॉट में से हम डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट का प्रयोग तुरंत करते हैं मित्रों। नॉट का प्रयोग तुरंत करेंगे और इसके बाद कंजक्शन शब्द टू का प्रयोग करेंगे। अब एक मिनट के लिए समझना है कि टू का प्रयोग नॉट के पहले न होकर नॉट के बाद क्यों होता है, क्योंकि टू को आप जानते हैं टू एक इन्फिनिटिव होता है, और जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव टू हमेशा यह मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। कोई भी क्रिया हो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो, उस क्रिया से पहले जब भी टू का प्रयोग होगा, टू हमेशा उसी क्रिया से एकदम लगा हुआ और वह सटा हुआ वह प्रयोग होता है, और तब उस क्रिया में से हम ना ने नी का उच्चारण हिंदी में प्राप्त करते हैं। जैसे अब इसी वाक्य को देख लेते हैं, राम एडवाइज श्याम नॉट टू किल द बर्ड्स, नॉट टू किल द बर्ड्स। अब ऐसा सेंटेंस है कि इसका मतलब हुआ कि राम ने श्याम को पक्षियों को न मारने की सलाह दिया, न मारने का सलाह दिया। मतलब कि जो किल है, किल मतलब मारना, तो यहां पर जो वाक्य का हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो वहां पर उस क्रिया के अंत में हम हमेशा ना ने नी का बोध होना पाएंगे हमेशा। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा, एक प्रकार से मैंने कहा एक रूल्स से इसको मित्रों और हम परिवर्तित कर सकते हैं, और वह इस प्रकार से होगा कि जैसे आया राम, अब जहां पर यह एडवाइज है, एडवाइज का मतलब कि सलाह देना, एडवाइज का मतलब सलाह देना, इसी स्थान पर हम फॉरबिड का प्रयोग कर देंगे। फॉरबिड जिसका मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। राम फॉरबिड श्याम, राम फॉरबिड श्याम टू किल द बर्ड्स, राम फॉरबिड श्याम टू किल द बर्ड्स, जिसमें से इसकी हिंदी जो हुई वह हुई राम ने
श्याम को पक्षियों को मारने के लिए मना किया। राम ने श्याम को पक्षियों को मारने से मना किया। इस प्रकार से अगर आपको नरेशन में सॉल्व करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या महसूस होती है तो उस दौरान आप उसके हिंदी को भी निकालकर आसानी से समझ सकते हैं और समझने के बाद उसका ट्रांसलेट करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सीता said to her younger sister, do not waste your time. सीता said to her younger sister, सीता ने अपनी छोटी बहन से कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अब सीता सेड टू मतलब यहां भी आप देख सकते हैं सीता अपनी छोटी बहन से बात कर रही है। तो छोटी बहन से बात करने का तात्पर्य है कि वह निश्चित रूप से उसको सलाह दे रही है कि तुम अपना समय वेस्ट मत करो। तो सीता, अब अगर हम सलाह पहले रूल के अनुसार करते हैं, सीता एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर, सीता एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर, नॉट पहले रखेंगे फिर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन, यंगर ब्रदर से बदलेगा, यंगर सिस्टर से बदलेगा, तो इसको हम हर कर देंगे और यहां पर करेंगे हर यंग मतलब कि यंगर सिस्टर यहां पर प्रदर्शित कर देंगे। चूंकि यह भी एक वचन है थर्ड पर्सन का, यह भी एक वचन है थर्ड पर्सन का, यह भी फीमेल है और यह भी फीमेल है, यह भी एक वचन है, यह भी एक वचन है। तो इस प्रकार से हमको यहां यह प्रदर्शित करना पड़ेगा, यह शो करना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहां पर किसके अनुसार इसको चेंज किया गया है। तो यहां हम कर देंगे यंगर सिस्टर टाइम टू हर टाइम। सीता एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर नॉट टू वेस्ट हर टाइम। और इसी को एक और रूल के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं कि सीता, अब यहां हो जाएगा फॉरबिड, सीता फॉरबिड हर यंगर सिस्टर टू वेस्ट हर मतलब कि यंगर सिस्टर, हर यहां यंगर सिस्टर आप रख दीजिए हर टाइम। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में जितने रूल्स को आज आपने पढ़ा, इसको आप तैयारी करिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे, इसके और रूल्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।